नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये मॉडल सेट 4 है। इससे पहले हमने 3 मॉडल सेट तैयार कर लिया है। 3 मॉडल सेट का क्लासेस प्रॉपरली मतलब चल गई हैं और हमने सारे मॉडल पेपर में केवल थ्योरी वाले क्वेश्चन ही किया है। आप कुछ पता है कि आपके एग्जाम में जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? टोटल क्वेश्चन रहेंगे 75, जिसमें 50 आपके पेपर 1 में रहेंगे और 25 आपके पेपर 2 में रहेंगे। जो 50 पेपर 1 में रहेंगे, पेपर 1 में आप लोग को पता है कि 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी से आते हैं, ट्रेड से आते हैं, बाकी 6 क्वेश्चन आपके WCS से आते हैं, मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन से, और 6 क्वेश्चन आपके ड्राइंग से आते हैं, है ना। तो टोटल 38 क्वेश्चन बचते हैं सीरीज आपके थ्योरी के। तो उसी का हम लोग सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये चौथा सीरीज है, मतलब कि हमारी चौथी क्लास है। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? मतलब कि जो हम लोग एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, अग्निशामक यंत्र जो यूज करते हैं, अग्निशामक यंत्र को यूज करने का क्रम, सही क्रम क्या है? तो सही क्रम याद करने वाली बात नहीं है। देखिए, सभी क्रम को सबसे पहले आप लोग ऐसा समझिए कि जो भी हमारा अग्निशामक यंत्र होता है, एक्सटिंग्विशर होता है, उसके ऊपर एक नीले कलर की पिन लगी होती है। इतनी चौड़ी सी एक पिन लगी होती है। उस पिन को पहले खींचना होता है। क्या करना रहता है भाई? उस पिन को पहले खींचना रहता है। एक्सटिंग्विशर को यूज करने से पहले हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें जो उसके अंदर पिन लगी है उस पिन को बाहर खींचना है। बाहर खींच लिया, ठीक है। दूसरा काम यह है कि फिर निशाना लगाएंगे उसके पाइप द्वारा। वो जो हमारा उसमें जो पाइप दिया रहता है, उस पाइप के द्वारा हम लोग निशाना लगाते हैं, ठीक है। दूसरा काम। तीसरा काम है, अब उस पर प्रेस करेंगे। किस पे प्रेस करेंगे? जो उसके ऊपर जहां पे आपकी पिन लगी हुई थी, पिन के ऊपर हम लोग पिन के ऊपर जो हैंडल लगी थी उस हैंडल को प्रेस करेंगे और इसके बाद फिर छिड़काव करेंगे, ठीक है, या फैलाएंगे जो भी हमारा CO2 गैस होगा। ये इसका सही क्रम है। सही क्रम क्या है भाई? जैसे मान लो कि ये हमारा एक्सटिंग्विशर है, ये हमारा एक्सटिंग्विशर है कुछ इस तरीके का, ठीक है, और ये उसके ऊपर एक नॉब लगी हुई है। हाँ, अब इस नॉब के अंदर देखो, जैसे ये मान लो कि ये है आपका हैंडल। ये क्या है भाई? ये है आपका हैंडल। कुछ इस तरीके का हैंडल दिया रहता है। ये नॉब इससे कनेक्टेड रहती है। अब यहीं पे एक पिन लगा रहता है कुछ इस तरीके का। यहीं पे एक पिन लगा रहता है। इसी पिन को हमें निकालना रहता है। पहले यहाँ तक ये सपोर्ट बना रहता है, इसी पिन को पहले निकालना रहता है। ऐसे खींच के निकालेंगे। इसके बाद सीधे सीधे इसके अंदर जो पाइप लगा रहेगा उस पाइप से हम लोग निशाना लगाएंगे जहां पे हमें इसका यूज करना रहेगा। फिर इस हैंडल को हम लोग दबाते हैं, हाथ से दबाएंगे। फिर फिर क्या करेंगे? इसको हैंडल को दबा के फिर पाइप से छिड़काव करेंगे CO2 का, या जो भी हमारा गैस इसमें भरा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम तो है पुल सबसे पहला काम दिख गया। ये पुल दिख रहा है। चलो, दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, हम लोग देख लेंगे। फिर दूसरा है हमारा एम उद्देश्य या फिर हम निशाना लगाना, बात सही है, दोनों में चल रहा है। इसके बाद स्क्वीज और स्वीप नहीं। अब यहाँ पे स्क्वीज एंड स्वीप, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत हो गई। पहले स्वीप कर दे रहा है, इसके बाद स्क्वीज कर रहा है, ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पहले हम लोग खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग उस पर दबाव लगाएंगे, फिर घुमाना या फिर ये करेंगे कि हम छिड़काव करेंगे, ठीक। ऑप्शन है एकदम करेक्ट। चल, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग सबको पता होगा। स्टार्विंग क्या होता है भाई? देखो, आग बुझाने के टोटल चार मेथड है। एक है आपका कूलिंग, मैं चारों मेथड लिख दे रहा हूँ। एक है आपका कूलिंग मतलब कि आप लोग जो आग पानी से बुझाते हो आग, वो है, ठीक है। दूसरा है आपका स्टार्विंग, तीसरा है आपका स्मूथरिंग, ठीक है। और चौथा है आपका ब्लिंकिंग। ये 4 मेथड होते हैं आपके आग को बुझाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया है इसमें
कूलिंग का मतलब ये है कि जैसे कहीं भी आग लग गई है तो उस आग को बुझाने के लिए हम लोग पानी का छिड़काव करेंगे, पानी फेंकेंगे तो आग बुझ जाएगी। ये हो गया कूलिंग। ठीक, दूसरा है हमारा स्टार्विंग। दूसरा स्टार्विंग क्या होता है भाई? स्टार्विंग ये है कि जैसे कि कहीं पे यदि आग लगी है तो वो आग क्यों जल रही है उसके फ्यूल को ही, मेन उसके फ्यूल को ही खत्म कर दें तो आग ऑटोमेटिक कुछ देर में बुझ जाएगी। ये एक तरीका होता है आग बुझाने का। स्टार्विंग मतलब कि उसमें से क्या कर दें हम, उसमें से जो जिस फ्यूल की वजह से आग लगी है, जैसे मान लो कि कोई ईंधन हो गया, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोई भी ईंधन हो गया, उस मेन सोर्स को ही खत्म कर दें हम तो हमारी आग आसानी से बंद हो जाएगी कुछ देर में। तो ये होता है स्टार्विंग। स्मूथरिंग क्या होता है भाई? स्मूथरिंग कुल मिला के ये है कि स्मूथरिंग में हम लोग ये करते हैं कि जहां पे जिस भी एरिया में आग लगी होती है उस एरिया के में हम लोग ऐसा सराउंडिंग या ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन कट कर दें, उधर किसी चीज से घेराव करके या फिर चाहे जैसे भी करके किसी चीज का छिड़काव करके कोई दूसरी गैस वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल करा के ऑक्सीजन को कट कर दे आग से। तो जैसे ही आग से ऑक्सीजन हटेगा तुरंत आग बुझ जाएगी। तो ये होता है हमारा स्मूथरिंग। ब्लिंकिंग क्या होता है? ब्लिंकिंग जैसे कि ऊपर से चादर उधर लपेट दिया जाता है तो वो भी एक आपके आग बुझाने का तरीका है। ठीक है, तो ये 4 तरीका आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है आपसे स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब क्या है? रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम फायर। आग से क्या हटाना है भाई? आग से हटाना है आपको फ्यूल को। अब इसका जो हिंदी दिया हुआ है, हिंदी देख लीजिएगा बच्चों, हिंदी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ये जो लिखा है ना, अग्नि से ईंधन करना, अग्नि से ईंधन अलग करना, ये है इसका हिंदी। और ये जो लिखा हुआ है जल उपयोग करके तापमान कम करना, ये गलत लिखा हुआ है, ये इसका हिंदी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा इसके प्रिंटिंग में मिस्टेक है। इसने अर्थ का अनर्थ बना दिया, दूसरे वाले का अर्थ तीसरे वाले में लिख दिया, तीसरे वाले का अर्थ दूसरे वाले में लिख दिया। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ बच्चों आप लोग इंग्लिश को ही प्रीफर करिए, क्योंकि आपका बोर्ड भी यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है हिंदी में तो वो इंग्लिश का वर्जन दिखेगा पहले। इंग्लिश में यदि सही है तो उस क्वेश्चन को एकदम करेक्ट माना जाएगा, वो उस क्वेश्चन को जनरलाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग इंग्लिश वाला पार्ट थोड़ा सा जरूर देखते रहिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इस हथौड़े का क्या नाम है? इस हथौड़े का नाम बताना है। तो देखो भाई, हथौड़ा तो आपके कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के आपके हथौड़े हैं, लेकिन केवल इस हथौड़े का नाम बताना है। तो देखो ये जो हथौड़ा है ऊपर ऐसे पिन टाइप का बना हुआ है, ऊपर ऐसे पिन टाइप का बना हुआ है। ये किस लिए काम में आता है? ये कील निकालने के काम में आता है, कील निकालने ये काम में आता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्ला हैमर। क्ला हैमर। इसका एक दूसरा नाम है एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर हैमर। ठीक है, हैमर। इसका एक दूसरा क्ला हैमर का दूसरा नाम एक्सट्रैक्टर हैमर भी है। बॉल पिन हैमर सबको पता है। बॉल पिन हैमर कैसा होता है भाई? ऊपर जैसे एक नीचे कुछ इस तरीके की आकृति होती है और ऊपर एक क्या बना रहता है? ऊपर एक कुछ ऐसे बॉल टाइप का, एक छोटा सा बॉल टाइप का बना रहता है और यहाँ पे इसकी हैंडल उठती है, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉल पिन हैमर। ठीक है, क्रॉस पिन हैमर क्या होता है भाई? देखो क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस को समझ लीजिए क्या है। देखो जैसे कि मान लो आपका हैंडल ये है, ये आपका हैंडल है, ठीक है, और ये है आपका हैमर, ये है आपका हैमर, ये है आपका हैमर। अब इस हैमर के ऊपर एक चीजल टाइप की बनी रहती है, एक चीजल टाइप की बनी रहती है। वो चीजल यदि इस हैमर के ये चीजल जो बनी हुई है, ये चीजल यदि हैमर के हैंडल के एकदम सीधे में है, जैसे कि मान लो कि चीजल ये हमारा ये हथौड़े का हैंडल है, ठीक है, और चीजल एकदम जस्ट इसके अपोजिट बनी हुई है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस
पिन हैमर, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पिन हैमर। यदि हैंडल ऐसे बनी है और ऊपर जो चीजल मतलब इतने चौड़े आकार का बना रहता है, चौड़े आकार का बना रहता है, तो वो यदि ऐसे बना रहेगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर बना रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस हैमर, ठीक है। और यही चीजल जो ऊपर वाली चीजल है, वो चीजल यदि ऐसे बनी होगी एकदम हैंडल के ही डायरेक्शन में बनी रहेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। स्ट्रेट पिन हैमर अक्सर हम लोग कहीं पे कोने में ठोकने के लिए या फिर कहीं पे कोने में दबाव बनाने के लिए यूज किया जाता है स्ट्रेट पिन हैमर को, जबकि इसका कहीं पे बेंड करने के लिए जो हमारा ये है आपका क्रॉस पिन हैमर है, कहीं बेंड करने के लिए, और बाकी स्ट्रेट पिन हैमर का यूज हम लोग किसी किनारे पे इसका यूज करते हैं स्ट्रेट पिन हैमर का, ठीक है। तो ये अब आपका क्ला हैमर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों का जोड़ पाया जाता है। तो जो हमारा जंक्शन बॉक्स होता है, जंक्शन बॉक्स में हम लोग रेट टेल ज्वाइंट तार यूज करते हैं, रेट टेल ज्वाइंट तार यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। अब देखो ये फिगर हो सकता है आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं एक फिगर छोटा सा बना दे रहा हूं ताकि आपको ये चीज तुरंत क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखो भाई फटाफट देख लो फिगर। ये फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये फिगर बना हुआ है, टोटल फिगर कुछ इस तरीके का है। ये ऐसे रहता है, ये फिर ऐसे रहता है, ठीक। कुछ इस तरीके का बना हुआ था। ये जो सबसे अंदर वाला भाग है ना, इस सबसे अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं कंडक्टर, मतलब इसमें कंडक्टर रहता है। सबसे बाहरी वाले भाग, जो सबसे बाहरी वाला भाग रहता है, ये रहता है जूट, ठीक है, या जूट ऑन टॉप रहता है। इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर, ये लेयर जो होती है, ये होती है हमारी लेड सीट, ये होती है हमारी लेड सीट, ठीक है। और इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद रहता है हमारा पेपर सीट, ठीक है, पेपर सीट। और पेपर सीट के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो लेयर बनी हुई है, ये लेयर है हमारी, ये लेयर है पेपर इंसुलेशन की, पेपर इंसुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फिलिंग की गई है, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, ये इस खाली स्पेस में क्या भरा जाता है, इस खाली स्पेस में हम लोग क्या भरते हैं, इस खाली स्पेस में भरते हैं जूट, तो इसी को कहते हैं जूट फिलिंग, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये वाली लेयर पूछा है कि ये कौन सी लेयर है। देखो ये डायरेक्शन कहाँ तक आया है, ये यहाँ तक आया है, ये बीच वाली लेयर, इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका लेड सीट। क्या है भाई, लेड सीट। मैं आपको दिखाया हूं ना, लेड सीट किधर हो गया, किधर गया भाई, हाँ लेड सीट मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। ऑप्शन से एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार क्या होता है। तो भाई देखो ये तो सबको पता होगा कि जो हमारा फेस बार है, फेस बार की मोटाई अधिक होती है और जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर की मोटाई कम होती है। ये बात सबको पता होगा। आप लोग ट्रांसमिशन लाइन में भी देखे होंगे, जो आपके ओवरहेड लाइन होती है उसमें भी, और जो आपकी अंडरग्राउंड केबल होती है, अंडरग्राउंड केबल में भी हम लोग हमेशा फेस वायर से न्यूट्रल वायर को आधा रखते हैं। फेस वायर से हमेशा न्यूट्रल वायर को कितना रखते हैं भाई, आधा रखते हैं। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग परेशान ये इस बात के लिए होंगे कि आपके जो बुक है, आपकी जो पीडीएफ है निम्मी की तरफ से, उसमें ये इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया और हुआ है। वहां पे ऑप्शन इसने डी करेक्ट किया है, जबकि ये जो आपको दिख रहा है फिगर, ये फिगर सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि ये सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन है। क्या है ये, सोल्डर विथ सोल्डरिंग गन है। ये भाई ऐसा, ये गन की आकृति बनी हुई है क्या, देखो यहाँ पे ये गन है और ऐसे यहाँ पे इसका हाथ है, ये ऐसे पकड़ा हुआ है। तो ये पूरी ये गन जैसा बना हुआ दिख रहा होगा आपको। और ऊपर यहाँ पे मेटालिक सीट या फिर आपका जो वर्किंग प्लेस है, वर्किंग प्लेस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। देखिए आपके बुक में थोड़ी थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है कई जगह पे, तो इस बात को
तुरंत समझ लीजिए कि हाँ कहीं पे गलती हो सकती है। चलो पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का नाम क्या है। इस प्रतिरोध का नाम क्या है? ये प्रतिरोध केवल ये आकृति देख के आपको बतानी है भाई, फिगर्स आप लोग जरूर याद रखिए। मैं फिगर्स के लिए कई बार आपसे बोल चुका हूं कि हर एक एग्जाम में आप लोगों के फिगर का वेटेज लगभग 25 से 30% रहता ही रहता है। तो जरूर आप लोग फिगर्स को याद रखिए और इन सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लेना भाई, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में ये जो भी मैं आपको मॉडल पेपर का सेट करा रहा हूं, भले आपके बोर्ड वाले एग्जाम में ना आए, लेकिन आगे चल के आप जो भी वनडे एग्जाम देंगे, हर एक वनडे एग्जाम में आपको इस मॉडल सेट से पेपर टकराते हुए दिखेंगे। ये हमारी गारंटी है कि कोई भी ऐसा मॉडल सेट नहीं होगा जिससे आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को न मिले। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए। और भाई हमेशा पढ़ाई केवल पास होने के लिए नहीं की जाती है, आप इस लेवल का तैयारी कर लीजिए कि इसके बाद भी जब आप जैसे आईटीआई पास करो तो उसके बाद भी यदि आप किसी वनडे एग्जाम में बैठो तो उस वनडे एग्जाम को क्रैक करने की कैपेसिटी आपके पास रहे। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहिए आप लोग और टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके एकदम प्यार से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या किया गया भाई, ये एक आपका एक आयता मतलब एक छोटे से व्यास का बेलनाकार आकृति बना दिया गया। इस बेलनाकार आकृति पे क्या किया गया रहता है, ऐसे वायर लपेटा गया रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्या देते हैं हम लोग, वायर वाउंड रजिस्टर। वायर वाउंड रजिस्टर इसको कहते हैं। इस बेलनाकार आकृति पे वायर को वाउंड किया गया रहता है, इसीलिए इसको वायर वाउंड रजिस्टर कहते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से दिया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज सबको पता होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं। देखो फार्मूला लगाने का तरीका क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का, बस इतना समझ लो। जब भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज देखो तो उसमें लगाओ, वहां पे नंबरिंग ऐसे करो, ये है नंबर 1, ठीक है, और ये है नंबर 2, ठीक, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। नंबरिंग हमेशा ऐसे करो, 1 2 3 4, समझ गए। ये नहीं कि यहां से 1 2 3 4 ऐसे कर दे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, नंबरिंग ऐसे करो 1 2 3 4। अब आगे देखो, अब आगे देखो आगे क्या करना है। आगे इसके बाद जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, यही फॉर्मूला आप व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एकदम याद कर लीजिए और यही क्रम से याद रखिए। बस क्रम यदि आपको याद रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलो देखो यहाँ पे क्रम क्या रहता है, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। सबसे पहले आपको नंबरिंग करने आ गया। नंबरिंग कैसे किया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे। इसके बाद आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि नंबर 1 जो हमारा 1 नंबर पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस, और जो 4 नंबर पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। बस ये बात याद रखनी है आपको। तो चलो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो आपको देखिए पी ए बी की वैल्यू दी हुई है। पी ए बी ही क्या है हमारा, पी ए बी ही R1 है। तो चलो यहाँ पे हमने R1 R4 R2 R3 मान लिया है। अब क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी ए बी ये लिखा हुआ है, ये है आपका पी ए बी। तो पी ए बी कहाँ पे दिया हुआ है भाई, R1 के पास में दिया हुआ है। फिर आपके बाद इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू बी सी। इसमें क्यू बी सी कौन सा है, इसमें क्यू बी सी 2 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर एस ए ओ, एस ए ओ कहाँ पे लगा हुआ है भाई, एस ए ओ, एक मिनट रुक जाओ, एस ए ओ नहीं पता चल रहा है तो आप इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। ये लिखा हुआ है आपका आर डी सी, ये लिखा हुआ है आर डी सी, ठीक है। और ये है आपका एस ए डी, एस ए डी, ये एस ए डी है, एस ए ओ नहीं एस ए डी है। ये डी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन नंबर का रेजिस्टेंस है, ये 3 नंबर का रेजिस्टेंस है, ये 2 नंबर का रेजिस्टेंस है, ये 1 नंबर का है। 4 नंबर वाले को आपको बताना है। चलो यहाँ पे लिख लो पी ए बी इंटू क्यू बी सी इज इक्वल टू
PAB इंटू QBC इज इक्वल टू 2 × 3। अरे यार गड़बड़ करवा दिए यार। PAB इंटू RDC इज इक्वल टू QBC इंटू ये क्या हो जाएगा भाई, SAD या SAO जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख मेरे भाई, अब PAB की वैल्यू रखो। PAB की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 गुणे ये RDC इज इक्वल टू QBC की वैल्यू कितनी दे रखी है यार, QBC की वैल्यू देखो 300 दे रखी है, 300। SAD की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 15 ओम दे रखी है ना। अब चलो ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये 5 से 15 कट जाएगा क्या, 3 बार में बिल्कुल कट जाएगा। तो अब कितना आ गया वैल्यू सर, अब आपको वैल्यू दिख रहा होगा कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 ओम। 3 × 3 इज इक्वल टू 9 ओम। आंसर 9 ओम आ रहा है। 9 ओम का आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा। तो क्या ये कठिन है, व्हीटस्टोन ब्रिज? ऐसा क्वेश्चन देखते ही बहुत लोग तुरंत स्किप करते हैं, सर छोड़िए बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन। मेरे भाई कुछ हार्ड नहीं है, बस इस कंसेप्ट को याद रखिए, R1 × R4 इज इक्वल टू R2 × R3 बस। और नंबरिंग ये सही करो, 1 2 3 4, इसके बाद सीक्वेंस से वैल्यू रख दो, तुरंत आंसर पाओगे, तुरंत। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ के रेजिस्टेंस का विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट? सीरीज सर्किट का यूज कहां पे किया जाता है? अक्सर सीरीज सर्किट का यूज हम लोग वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए करते हैं। किसकी रेंज बढ़ाने के लिए? वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग वोल्टमीटर के साथ क्या करते हैं, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ देते हैं वोल्टमीटर के साथ, ठीक है। और एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एमीटर के पैरेलल में हम लोग एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है कि सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन क्या है, ऑप्शन मैच कराओ। वोल्टमीटर कनेक्शन, लाइटनिंग सर्किट इन होम, शंट रेजिस्टेंस इन एमीटर, वहां पे शंट रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, और मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्टमीटर। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक बात याद रखो कि वोल्टमीटर का यदि आपको रेंज बढ़ाना है तो वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के सीरीज सर्किट में हम लोग सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। और यदि एमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, एमीटर की सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रेंज बढ़ानी है, मतलब कि यदि आपके पास केवल 10 एम्पियर तक मेजर करने का ही मीटर है, तो उसको आप चाहते हो कि 20 एम्पियर या 30 एम्पियर तक मेजर करे, तो उसके लिए आपको करना बस इतना है कि एक नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस एमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दो, आपको रेंज उसका बढ़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ का क्या प्रभाव क्या होगा यदि AB को लघु परिपथ कर दिया जाए। ये जो AB दिख रहा है आपको सबसे लास्ट में, ये है आपका A और ये है B। इस AB को यदि शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं पे भी यदि शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है मेरे भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 मान लिया जाता है। अच्छा अब आगे देखो, यदि ये 0 है तो इसके पैरेलल में ही आपका ये R3 लगा हुआ है, ये R2 भी इसके पैरेलल में ही लगा हुआ है, ये R1 भी इसके पैरेलल में ही लगा हुआ है। तो यदि पैरेलल में एक भी रेजिस्टेंस 0 हुआ, यदि पैरेलल में एक भी रेजिस्टेंस हुआ, तो बाकी सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बाकी सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 0 इसको तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा, निग्लेक्ट करेगा, फिर इसको तुरंत निग्लेक्ट करेगा, और फिर इसको तुरंत निग्लेक्ट करेगा। निग्लेक्ट करने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सर यहां से जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करोगे आप इस पे, तो करंट हमेशा इजीएस्ट पाथ फॉलो करती है। इजीएस्ट पाथ मतलब कि जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहीं से पूरी करंट जाने का प्रयास करती है। ये करंट की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इस सर्किट में सबसे कम करंट कहां पे, सबसे कम रेजिस्टेंस कहां पे है, सबसे कम रेजिस्टेंस यहां पे है। यदि सबसे कम रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो पूरी की पूरी करंट यहीं से चली जाएगी, पूरी की पूरी करंट यहीं से चली जाएगी, तो इन सभी रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए ये सभी रेजिस्टेंस निगलेक्ट हो जाएंगे। तो पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे भाई? परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, तो वो किसको परिभाषित करता है? क्या बोला है कि फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व बोले तो बी, बी हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सॉरी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी की बात किया है, तो फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और आगे बोला है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब कि एमएमएफ की बात किया है। यदि एमएमएफ पीछे रह जा रहा है आपके फ्लक्स डेंसिटी के या मैग्नेटिक डेंसिटी के, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या, कौन सा दोष हो गया है? वहां पे हिस्टेरिसिस दोष हो गया है। ठीक है, वहां पे हिस्टेरिसिस की फिनोमिना ऑकर हो गई है। करेक्ट है बात इतना? वहां पे कौन सी फिनोमिना ऑकर हो गई भाई? हिस्टेरिसिस की फिनोमिना ऑकर हो गई है। चलो, कौन से विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो भंवर धारा, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला सबको, आप लोगों में से सभी को पता होगा लगभग। एडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? एडी करंट का फॉर्मूला होता है आपका पीई इक्वल टू, क्या होता है यार? पी इक्वल टू होता है वी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी, यही होता है ना? वी एम, यहाँ पे एम, वी एम क्या है? आपका अधिकतम फ्लक्स घनत्व है। एफ क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी। टी क्या है? टी है आपकी मोटाई। ठीक है, किसकी मोटाई? जो प्लेट्स यूज की गई है उन प्लेट्स की मोटाई। और वी क्या है? वी है आयतन, मटेरियल का आयतन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तुरंत दिख जाएगा कि ये पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। मतलब जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एडी करंट लॉस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। भाई वोल्टेज, धारा और रेजिस्टेंस ये यहाँ पे दिख रहा है क्या? यदि मैक्सिमम आता, यदि वी एम मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी आता, तो एक बार सोच भी लेते कि उसके भी प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स घनत्व की बात ही नहीं किया, यहाँ पे केवल फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बात कर रहे हैं यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की भी। इसमें से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ये जान लो कि आपके जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल कितने तरह के होते हैं? ये मटेरियल आपके तीन तरह के होते हैं। एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होते हैं आपके डायमैग्नेटिक, दूसरे होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक, दूसरे होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक, और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक कौन से मटेरियल होते हैं? जो चुंबक से एकदम, चुंबक की तरफ एकदम आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, आकर्षित जो भी है यार, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी इसका गलत हो गया। आकर्षित नहीं होते हैं। ये जो पैरामैग्नेटिक है, अच्छा, इसकी चुंबकशीलता कितनी होती है? इसकी चुंबकशीलता लेस देन 1 होती है, तो 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक का चुंबकशीलता कितना होता है? 1 से अधिक, 1 से थोड़ा सा अधिक, थोड़ा सा अधिक होता है। एक से थोड़ा सा अधिक होता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत आपके इसमें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आयनाइज्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित हो जाता है या फिर मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ये आपका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। बाकी जो फेरोमैग्नेटिक है, इसकी जो चुंबकशीलता है वो चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है, 1 से बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। और ये चुंबकीय क्षेत्र में जाते ही बहुत तेजी से मैग्नेटाइज होता है, या चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होता है। यहाँ पे आपसे पूछा है पैरामैग्नेटिक, तो इसमें पैरामैग्नेटिक कौन सा है भाई? देखो, वाटर तो आपका पूरी डीमैग्नेटाइजिंग है, डायमैग्नेटाइजिंग वाला मटेरियल है वायर आपका। ठीक है, ग्लास भी आपका डायमैग्नेटाइज्ड ही हो जाएगा। बाकी बचा स्टील, तो स्टील तो आपका फेरोमैग्नेटिक है। स्टील क्या है? नहीं सॉरी, स्टील
स्टील क्या है भाई, हाँ स्टील आपके डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में ही आएगा। बाकी और यहाँ पे बच रहा है आपका एयर। एयर आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब बहुत ज्यादा हाई करंट रहती है, बहुत ज्यादा हाई करंट रहती है, तो वहां के उस करंट के या उस कंडक्टर के आसपास की एयर भी आयनाइज्ड हो जाती है, तो थोड़ा बहुत वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको, मैग्नेटिक फील्ड का असर दिख जाता है। इसीलिए एयर को क्या मानते हैं हम लोग, इसीलिए एयर को मानते हैं कि ये एयर क्या है, पैरामैग्नेटाइज्ड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि भले ही वोल्टेज और करंट दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, भले ही वोल्टेज और करंट की एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में दिख रहे होंगे, दोनों सेम फेज में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वोल्टेज और करंट दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, दोनों में फेज डिफरेंस सेम है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों एक ही फेज में चल रहे हैं। ऑप्शन मैच कराइए, धारा एवं वोल्टेज समान कला में है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि धारा एवं वोल्टेज समान कला में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है, क्योंकि जहां पे आपका वोल्टेज जहां से आपका वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपका करंट भी स्टार्ट हो रहा है, और जहां पे कट कर रहा है वहीं पे आपका करंट का भी वेवफॉर्म कट कर रहा है। दोनों वेवफॉर्म एक ही एंगल से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही एंगल पे खत्म भी हो रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 2 वाट मीटर विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। 1 वाट मीटर, कौन सा वाट मीटर उलट रहा है यार, W2। एक मिनट, इंग्लिश वाला पढ़ ले। कैलकुलेट द टोटल पावर बाय 2 वाट मीटर W1 W2 मेथड इफ वन ऑफ द वाट मीटर रीडिंग इज टेकन आफ्टर रिवर्सिंग। एक वाट मीटर 2 को क्या कर रहा है, वाट मीटर 2 को रिवर्स कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वाट मीटर 2 की जो वैल्यू होगी वो माइनस में ले जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पावर की, वो वैल्यू W1 माइनस W2 आएगी, W1 माइनस W2 आएगी। देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन क्या मैच कर रहा है क्या, यस बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। भाई देखो, जैसे 2 वाट मीटर आप कहीं पे भी ऐड कर दे तो उसका वैल्यू क्या आता है, उसका वैल्यू आता है W1 प्लस W2। क्यों? क्योंकि भाई W1 मतलब दोनों वाट मीटर मिलके वहां पे पावर को मेजर करेंगे, तो इसलिए W1 प्लस W2 कर देंगे। लेकिन इसने बोला है कि W2 को रिवर्स किया है, W2 को रिवर्स कर देना है, W2 को रिवर्स करना है, तो उसके द्वारा जो पावर मेजर किया जाएगा उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। यदि W1 को रिवर्स करता तो W1 के पावर को माइनस करते, तो वहां पे आंसर आपका W2 माइनस W1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे W1 माइनस W2 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, यदि आपका 1 वाट मीटर, जैसे मान लो कि आपका पहला वाट मीटर है, वाट मीटर फर्स्ट है, वो क्या मेजर कर रहा है, VI cos 30 माइनस 5 एक होता है, और एक होता है आपका VI cos 30 प्लस 5। ठीक है, ये 2 वाट मीटर है, हो गए आपके दोनों वाट मीटर की रीडिंग हो गई। यदि एक इसमें से 1 वाट मीटर की वैल्यू क्या बोला है कि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है, यदि 1 वाट मीटर इसमें ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो वाट मीटर है उस वाट मीटर का cos फाई, उस वाट मीटर का cos फाई कितना है, उस cos मीटर का cos फाई जो है cos 60 से अलग, cos 60 से अधिक हो गया, मतलब फाई की वैल्यू 60 से अधिक हो गई है, 60 डिग्री से अधिक हो गई है। यदि 60 डिग्री से अधिक होगी तभी जाके ये वैल्यू जो है माइनस में जाएगा, ये वैल्यू माइनस में जाएगा, या कोई भी हमारा वाट मीटर माइनस में तभी जाएगा जब ये वैल्यू फाई की वैल्यू 60 से अधिक होगी। और 60 cos फाई की वैल्यू यदि 60 से अधिक होगी तो इसका मतलब क्या है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, cos 60 की वैल्यू होती है 0.5 ना। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है यार, cos 60 की वैल्यू होती है 0.5, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू है cos फाई की, वो cos फाई की वैल्यू लेस देन 0.5 होनी चाहिए, 0.5 से अधिक कम होगा
तो उस समय हमारा 1 वाट मीटर की रीडिंग क्या होने लगेगी, नेगेटिव होने लगेगी। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो लिथियम का आपका 2.5 होता है। कितना होता है यार? लिथियम का 2.5 होता है। 1.5 किसका होता है? 1.5 आपके सिल्वर ऑक्साइड का होता है, सिल्वर ऑक्साइड का होता है। 1.5 सिल्वर ऑक्साइड या फिर आपके कार्बन जिंक करके एक बैटरी है, उसका भी 1.5 ही होता है। बाकी यहाँ पे लिथियम सेल का 2.5 होता है। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा, भाई सीसा अम्ल बैटरी में हम लोग स्पंज टाइप का लेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन मैच कराओ, स्पंज मैच। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है ना कि सीसा अम्ल बैटरी बनाना है आपको, लेड एसिड बैटरी बनाना है। तो लेड एसिड बैटरी में हम लोग जो कैथोड लेते हैं वो कैथोड के कैसा रहता है? कैथोड हमारा स्पंज टाइप का लेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो भी थोड़ा सा क्लास प्रॉपर्ली देखा होगा उसको एकदम ये सब क्वेश्चन देखते ही तुरंत टिक, मतलब तुरंत टिक करके आगे बढ़ेगा वो इन सारे क्वेश्चन को। कौन सी विधि बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया, अरे यार इंग्लिश पढ़ो मेरे भाई। इन विच मेथड द बैटरी इज चार्जिंग एट ए लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए आपको बैटरी को चार्ज करना है तो कौन सी विधि इसमें से यूज किया जाता है? तो जब आपकी बैटरी की प्लेटें यदि थोड़ी सी क्या हो जा रही थी, थोड़ी सी टाइट हो जा रही थी, ये किस दोष के कारण होता, सल्फेशन के कारण हो रहा था ना, तो उसके लिए हम लोग ट्रिकल आवेशन का यूज कर रहे थे। ट्रिकल आवेशन मतलब ये इसमें क्या होता है, इसमें बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती है, बहुत समय तक चार्ज होती है ताकि उससे सल्फेशन का दोष खत्म किया जा सके। बैटरी के प्लेट में जो सल्फेशन का दोष आ गया उस दोष को खत्म किया जा सके। यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है। वायरिंग डायग्राम देख के आपको बताना है। देखो वायरिंग कहीं पे भी यदि आपको वायरिंग करना है तो वायरिंग का स्टेप क्या होता है, कौन कौन सा हमको डायग्राम खींचने होते हैं, वो मैं आपको स्टेप लिख दे रहा हूँ। यदि कहीं पे आपको वायरिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि लेआउट बनाते हैं। क्या बनाते हैं यार? लेआउट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि लेआउट डायग्राम बनाओ। ठीक है, दूसरा काम क्या रहता है? दूसरा काम रहता है सर्किट डायग्राम बनाना। ठीक है, तीसरा काम क्या रहता है? तीसरा काम रहता है वायरिंग डायग्राम बनाना। सर्किट डायग्राम को देख के हम लोग वायरिंग डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, और चौथा काम होता है हमारा इंस्टॉलेशन प्लान। इंस्टॉलेशन प्लान में हम लोग सारे जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वायरिंग में क्या करते हैं? वायरिंग में वायर एक साथ ले जाए जाएंगे या कितने टोटल परिपथ बनेंगे, वो चीज हम लोग वायरिंग डायग्राम में करते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं? सर्किट डायग्राम में एक सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग बना देते हैं कि हाँ हमारी लाइन ऐसे ऐसे जाएगी, एक सिंगल लाइन डायग्राम खींच देते हैं, तो वो होता है सर्किट डायग्राम। लेआउट डायग्राम हम लोग पहले लेआउट बना लेते हैं, पूरा एक सांचा या एक तरह से पूरा खांचा बना लेते हैं, और खांचा बना के तब जाके हम लोग डायग्राम अपना बनाते हैं। ठीक, चलो तो यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है ये किसका फिगर है? ये आपको दिख रहा है कि ये सर्किट डायग्राम का फिगर है। सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिख रहा है, केवल एक एक वायर चारों तरफ दौड़ाया है, तो इसका मतलब ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सर्किट डायग्राम। ठीक है, चार कुंडली चालकों के समूह को क्या कहते हैं? देखो भाई, कहीं पे भी यदि दो चीज को एक साथ कनेक्ट कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पेयर। ठीक है, पेयरिंग करना। और यदि चार के साथ करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्वाड बनाना। चार के साथ यदि करता है तो उसको क्या कहते हैं? क्वाड बनाना। और यदि 8 के साथ करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टल। ठीक है, तो यदि दो तार एक साथ जा रहे हैं तो उसको हम लोग पेयर कहेंगे। ठीक है, यदि 4 तार एक साथ जा रहे हैं तो उसको क्वाड कहेंगे। यदि 8 तार एक साथ है तो वहां पे उसको हम लोग ऑक्टल कह देंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? हाँ, क्लियरली दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं। इन स्विचों की संख्या को काउंट करके ही आप तुरंत बता सकते हो कि ये कौन सा आपका वायरिंग है।
ये देखो ये S1 जो है, S1 कौन सा स्विच है भाई, ये वन वे स्विच है, ये है आपका वन वे स्विच, वन वे स्विच, ठीक है। अब ये जो S2 है, S3 है और S3 है, ये तीनों के तीनों तीन यहाँ पे टू वे स्विच लगे हुए हैं, टू वे स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों कौन से हैं भाई, टू वे स्विच है। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गो डाउन लाइटनिंग। गो डाउन लाइटनिंग मतलब कि इधर से आपने एक बार एंटर किया और फिर यहां तक आप आए, यहां से फिर आपको वापस आना है तो आप बल्ब बंद करते आएंगे और फिर यहां से आपके सारे के सारे बल्ब बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप इधर से एक एक स्विच को आप ऑफ करते आ रहे हो, ऑफ करते आ रहे हो, तो इधर तक तो स्विच ऑफ हो जाएंगे, लेकिन इस स्विच को यदि ऑफ करोगे तो यहाँ से ये वन वे ही स्विच होता है, इससे ऑफ करोगे, यहाँ पे जब ऑफ करोगे तो आपके सारे बल्ब ऑफ होंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही स्विच को ऑफ कर देने से ये सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे जब इसको आप बंद करोगे तब जाके आपका ये वाला लास्ट वाला बल्ब बंद होगा। करेक्ट है इतना? यदि इतना करेक्ट है तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका गो डाउन लाइटनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग क्यों नहीं दिया जा सकता। भाई होम थिएटर वायरिंग है आपकी, तो होम थिएटर में आपको पता है कि होम थिएटर को बहुत ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहां पे यदि आप थ्री फेज वायर दे रहे हो तो थ्री फेज वायर देने से उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम तो आवाज की हो जाएगी। कहीं भी यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो तुरंत आप लोग देखते हो कि जो साउंड होते हैं, साउंड में अलग से एक आवाज आने लगती है, टे टे पे पे की आवाज आने लगती है। तो यदि आप वहां पे ज्यादा पावर दे रहे हो तो उसके ऑडियो में, उसके जो भी सुनने वाली डिवाइसेस हैं, इन सभी में प्रॉब्लम मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत तो ऑडियो की ही दिक्कत होगी। तो हमारी जो होम थिएटर है, होम थिएटर में हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम। हम लोग पावर पावर सप्लाई वहां पे क्यों नहीं देते हैं, ताकि जो हमारा ऑडियो वीडियो सिस्टम है उसमें कोई हस्तक्षेप ना उत्पन्न हो, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना उत्पन्न हो। यदि आप वहां पे पावर सप्लाई देंगे तो उसमें इंटरफेरेंस आएगा, मतलब कि हमें क्लियरली आवाज नहीं सुनाई देगा, या फिर जो वीडियो वाला डिवाइस है वो वीडियो वाला डिवाइस सही से ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्यूज किस प्रकार के सामान का अंतर्गत आता है। तो फ्यूज आप सभी को पता है कि फ्यूज किस प्रकार का है भाई। फ्यूज आपका सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। फ्यूज को हमेशा किसी भी लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। आप लोग मार्केट में जाओगे फ्यूज खरीदने तो एम्पियर में उसकी रेटिंग मिलेगी, मतलब कि एम्पियर के हिसाब से वो मिलेगा, 5 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, 40 एम्पियर का। इस तरीके से आपको मतलब कि एम्पियर की रेटिंग में फ्यूज मिलता है। और फ्यूज हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, और जब ओवर करंट फ्लो होती है सर्किट में तो वहां पे फ्यूज का जो फ्यूजिंग एलिमेंट है, फ्यूजिंग एलिमेंट सबसे पहले मेल्ट कर जाता है, जिससे हमारी पूरी लाइन खराब होने से बच जाती है। इसलिए इसका यूज हम लोग सेफ्टी पर्पज के लिए ही करते हैं। इसको सेफ्टिंग डिवाइस या सेफ्टिंग एक्सेसरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू वायरिंग का स्थापना में अनुमत रिसाव कितना है। तो देखिए जो आपकी घरेलू वायरिंग है, घरेलू वायरिंग में लीकेज करंट की वैल्यू 1/5000 होनी चाहिए। लीकेज करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/5000 होनी चाहिए, ठीक है। लीकेज करंट की वैल्यू 1/5000 होनी चाहिए। इस वैल्यू को याद रखना आप लोग। 1/5000 किसके, फुल लोड करंट के, फुल लोड करंट के 1/5000 होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये कई बार मतलब कि आपका चाहे यूपीपीसीएल का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीआरबीएनएल का एग्जाम हो टेक्नीशियन का, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इसको याद रखेगा। ये जेई वालों से भी पूछ लेता है कि कितना होती है रिसाव वैल्यू, तो जेई वालों को अक्सर ये वैल्यू नहीं पता रहती है कि 1/5000 होता है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है भाई, डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई। डाइवर्सिटी फैक्टर की सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला इसका होता है इंडिविजुअल मैक्सिमम लोड, इंडिविजुअल मैक्सिमम लोड अपॉन मैक्सिमम लोड ऑन सबस्टेशन, मैक्सिमम लोड
ऑन सब स्टेशन, मैक्सिमम डिमांड कह लो यार, मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड ऑन सब स्टेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। एक पॉइंट बना के लिख लो, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आपको कोई दिख रहा है क्या? मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड। हाँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड। टोटल लोड कितने हैं वो, और टोटल आपके इंडिविजुअली कितने लोड आ रहे हैं वो। ठीक है, तो यही बोला है कि मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नए घरेलू वायरिंग में स्थापन, नए यदि आप लोग अपने घर में कहीं पे वायरिंग करवा रहे हैं, तो वायरिंग यदि स्टेबलाइज कर दी गई है, वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, तो उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है? तो पूरी वायरिंग जब एक बार कंप्लीट हो जाती है तो वहां पे मेगर की सहायता से टेस्टिंग की जाती है। मेगर द्वारा चेक किया जाता है कि जो हमारी वायरिंग की गई है वो वायरिंग सही है कि नहीं। यदि वायरिंग सही रहेगा तो मेगर द्वारा जो इंडिकेटर, मतलब मेगर द्वारा जो भी आपका चेकिंग किया जाएगा उसमें इंडिकेटर इनफाइनाइट वैल्यू को दिखाएगा, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी, कहीं पे भी हमारी सर्किट क्लोज नहीं दिखेगी। और यदि कहीं पे भी गड़बड़ हुआ है तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हम मान लेंगे कि हमारी जो वायरिंग है कहीं ना कहीं पे शॉर्ट हुई है। ये टेस्टिंग करने के लिए जितने भी स्विच घर में लगे होते हैं सारे के सारे स्विच ऑफ कंडीशन में रहते हैं, सारे के सारे स्विच को ऑफ कंडीशन में करके तब फिर ये टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, चलो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमिनेस एफिशिएंसी की दक्षता क्या होती है, सॉरी ल्यूमिनेस एफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है? तो ल्यूमिनेस एफिशिएंसी की यूनिट सबको पता है कि ल्यूमिन पर वॉट होती है। लक्स किसका यूनिट है? लक्स आपका इल्यूमिनेशन का है, इल्यूमिनेशन का आपका यूनिट लक्स है। फिर ल्यूमेन किसका है भाई? ल्यूमेन है आपका ल्यूमिनेस लक्स का। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर भी किसका है? वो भी आपका इल्यूमिनेशन का है। ल्यूमेन पर वाट आपके ल्यूमिनेस एफिशिएंसी का है। चल अगला क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और 1 FHP दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है? यार ये तो जो आपका लीक ट्रांसफार्मर है, लीक ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे थे, आपके जो भी हम लोग लैंप पढ़ रहे थे, लैंप में एक ही लीक ट्रांसफार्मर का यूज किया गया था, जो जिसका शुरू में काम ये था हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करना। वो हाई वोल्टेज कैसे दे रहा था? एक बार स्पार्किंग करा के, ठीक ना। तो यहाँ पे लीक ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि यदि सिटी के द्वारा, हाँ देखो, यदि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर माना जाता है सिटी और पीटी को। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं? करंट ट्रांसफार्मर और आपके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये दोनों के दोनों उपकरण ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इन दोनों को कहते हैं। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिए आप लोग टेक्नीशियन हो, कभी भी किसी भी समय यदि आपको आपका जेई भी बोलेगा आगे चल के, जैसे आप कहीं पे टेक्नीशियन हो जाते हैं पीसीएल में, और आपका जेई भी यदि बोलेगा कि जाके सीटी का सेकेंडरी खोलो, तो सिटी का सेकेंडरी साइड का जो शॉर्ट किया गया रहता है उस सेकेंडरी को कभी मत खोलना। क्योंकि यदि सिटी का यदि आप सेकेंडरी साइड खोल रहे हो तो सिटी का जो सेकेंडरी साइड होता है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। मतलब वहां पे उसका पाथ, जो एक पाथ मिल रहा था उसके करंट को फ्लो होने का, उसके लीकेज करंट के फ्लो होने का जो पाथ मिला था वो पाथ तुरंत खत्म हो जाएगा। जैसे वो पाथ खत्म होगा तो उसकी जो सेकेंडरी साइड होगी वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी पूरी तरह से वहां पे, मतलब अचानक से बहुत ज्यादा करंट का फ्लो होने लगेगा और वहां पे हीटअप बहुत जल्दी से होता है। मतलब कि ये समझो कि जैसे ही आप उसको हटाए,
जैसे उसके बाहरी कवर को आप हटाते हो, सेकेंडरी के सेफ्टी साइड का जो जैसे ही बाहरी कवर हटाते हो ना, मुश्किल से 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर वहां पे इतनी तेज गर्मी होगी, इतनी तेज हीट उत्पन्न होगी कि आपका हाथ तक जल जाएगा उसमें। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि कभी भी सीटी के सेकेंडरी साइड को आप लोग ओपन नहीं करोगे। करेक्ट है, इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लेना, चाहे और कुछ दिखाना या मत बिठाना। एसएसओ बनने के बाद जाके कभी भी सेकेंडरी साइड करंट ट्रांसफार्मर का मत खोलना, वो एकदम समझो कि आपके जान का खतरा है, वहां पे इतना तेज गर्मी वहां पे उत्पन्न होती है। तो सेकेंडरी साइड यदि खोलेंगे तो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग तो जल ही जाएगी, ये तो होगा ही होगा, वो तो वाइंडिंग जलेगी ही जलेगी, लेकिन आप यदि थोड़े से भी चपेट में आ जा रहे हो तो तुरंत आपकी बॉडी पूरी जल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा भाई? ऑप्शन ये डी वाला सही हो जाएगा, सिटी की द्वितीय कुंडली जल जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? निरपेक्ष उपकरण कहिए या फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहिए। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। आप लोगों ने मेजरमेंट में पढ़ा था, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में मैं आपको बताया था टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर। टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर, यही एक उपकरण ऐसा है जो आपका प्राइमरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। बाकी जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सभी के सभी सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आपके चाहे वो वोल्ट मीटर हो, एमीटर हो, एनर्जी मीटर हो, वाट मीटर, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी आपके सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। लिख लो यहीं पे, ये आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी है, इसको हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, और ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मेजर किया जाता है? जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर किया जाता है भाई? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम लोग पावर को मेजर करते हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर को मेजर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, करंट को मेजर करने के लिए हमारा एमीटर होता है। ठीक है, और प्रतिरोध को मेजर करने के लिए तो भाई कई सारे मेथड है आपके, वो मैं सारा बता दिया हूँ। डायनेमोमीटर द्वारा हम लोग पावर को मेजर करते हैं, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है? जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है ना, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य बस इतना होता है कि ये फ्रीक्वेंसी को सेट करता है, फ्रीक्वेंसी को सेट करता है। जो भी हमारे भोजन पकाने होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी को ये सेट करने का काम करता है, जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन, ऑक्सीलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, ऑक्सीलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है यहाँ पे। चल, ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने देखा था कि कुछ इस तरीके का एक आयताकार डब्बा लगा हुआ था। इस डब्बे को हमने दिखाया था कि इस डब्बे को क्या कहते हैं? ये जो डब्बा बना रहता है इसमें दो तरंग लगे होते हैं या दो आपके ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं। एक यहाँ पे तरंग लगा था ऊपर, और एक यहाँ पे ऊपर लगा हुआ था। इसी में एक अलार्म सर्किट भी लगी होती है। तो ये जो ऊपर लगा हुआ है उसका, ये जो ऊपर तरंग लगा हुआ है या जो फ्लोट स्विच लगा हुआ है, उस फ्लोट स्विच का काम क्या होता है? इस फ्लोट स्विच का काम ये होता है कि कभी भी यदि आपके ट्रांसफार्मर पे ओवरलोडिंग हो रही है, यदि कभी भी आपके ट्रांसफार्मर पे ओवरलोडिंग हो रही है तो उस चीज को ये अलार्म के द्वारा बताता है आपका बुकोल्स रिले। ठीक है, बुकोल्स रिले हमेशा किस लिए यूज किया जाता है? बुकोल्स रिले हमेशा ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को मेजर करने के लिए किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर आपका ओवरलोड पे जाता है तो जो ट्रांसफार्मर का ऊपर वाला तरंत्र है, ऊपर वाला जो तरंत्र है या ऊपर वाला जो आपका ट्रांसड्यूसर है, ये क्या करेगा? ये अलार्म सर्किट को एक्टिवेट करेगा और बताएगा कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर आपका ओवरलोडिंग पे चल रहा है। ठीक है, और यदि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आती है तो जो यहाँ पे तरंत्र लगा था
वो यहाँ से अलार्म सर्किट आपकी एक्टिवेट होती है और यहाँ से भी पता चल जाता है। ये वाला जब अलार्म बजता है तो हमें पता चल जाता है कि अब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ गया है, तो हम लोग तुरंत ट्रांसफार्मर को बंद कर देते हैं। ये वाला यदि अलार्म सर्किट बज रहा है, ये यदि अलार्म बज रहा है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर को चलने भी देंगे, यहाँ पे चलने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि ये अलार्म सर्किट बज गई तो तुरंत ट्रांसफार्मर को बंद करना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अति भार की स्थिति में सक्रिय करें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है भाई? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक तरह का आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कौन? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यदि इसका यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब ये है कि इसका सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न कम होंगे और प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न अधिक होंगे। तो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न अधिक है तो नंबर ऑफ टर्न अधिक होने का क्या मतलब है? यदि प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न अधिक है तो इसका मतलब यह है कि प्राइमरी साइड में जो प्रतिघाती शक्ति है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना? प्राइमरी साइड में प्रतिघाती शक्ति ज्यादा प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी साइड होगा इधर प्रेरणा भी, जो इधर प्रेरणा उत्पन्न होगा, प्रेरणा भी उच्च होगा। क्यों? प्रेरणा उच्च उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न अधिक है। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न अधिक इसीलिए रखा जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रेरणा उत्पन्न कराया जा सके। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? जो ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर अक्सर यूज कहाँ पे किया जाता है? थोड़ा सा ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में जान लो। ऑटो ट्रांसफार्मर देखो भाई, अभी मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है। एक ही वाइंडिंग पे सेंटर टैप करके दूसरी वाइंडिंग भी बनाई जाती है। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों रूप से कनेक्टेड होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है तो उसमें वाइंडिंग कह रहे हैं, सॉरी, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर है, वाइंडिंग के लिए कॉपर का लागत कम रहता है। या फिर ये कहिए कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर में हमें तार कम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही वाइंडिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरा चीज क्या हो सकता है? और दूसरा चीज ये है कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर अक्सर हम लोग हाई वोल्टेज के लिए ही यूज करते हैं। किसके लिए? हाई वोल्टेज के लिए। मतलब इसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ज्यादा खराब होता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से सेंटर टैप करना चाहें उस हिसाब से सेंटर टैप करके आसानी से अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बोला है कि इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान क्या है ये आपसे पूछा है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। जो ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, उस सेकेंडरी वाइंडिंग को आप अलग नहीं कर सकते। अलग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई सेकेंडरी साइड इसका सेंटर टैप्ड होता है, अलग नहीं होता है। आप लोग जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं उसमें दोनों वाइंडिंग अलग अलग होती है, जबकि जो हमारा सेकेंडरी जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पहले ही वाइंडिंग को सेंटर टैप करके बनाया जाता है, तो इसीलिए इसको आप अलग नहीं कर सकते। यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का। करेक्ट। चल लास्ट क्वेश्चन देखो कि बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का क्या कार्य होता है या टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है? बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का काम बस इतना होता है कि जो भी हमारी वितरण प्रणाली है या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए ही टैप चेंजर का यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए टैप चेंजर का यूज किया जाता है। ऑप्शन मिला लो कहीं पे, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज रेशियो को चेंज करने के लिए ही टैप चेंजर का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चल
उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से।